गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखें, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखें, आपके दिल की चुभन ज़रूर कम होगी। आपके दिल की चुभन ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखें। नमस्कार, आपका स्वागत है युव तरंग में। आपके साथ मैं हूँ शिखा शर्मा। युवा साथियों, जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, तब हमें बहुत सुकून मिलता है, हम बहुत सकारात्मक महसूस करते हैं। आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ सिर्फ हम अपने बारे में सोच पाते हैं, अपने करियर के बारे में सोच पाते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच पाते हैं, उस वक्त में भी हमारे लिए समाज और राष्ट्र के लिए सोचना बहुत ज़रूरी बन जाता है। हम युवाओं का देश हैं, तो आज हम कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही युवा साथियों से जिन्होंने खुद से ज़्यादा हमारे समाज के बारे में सोचा, साथ में ये सोचा कि वो समय निकालकर कैसे समाज के साथ जुड़ सकते हैं और कैसे अपना योगदान दे सकते हैं हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं रमेश सिंह जी। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है राहुल सिंह जी, आप कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ्स की जो अध्यापन आप करते हैं, शिक्षा आप प्रदान करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे युवा साथी जो समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। तो युवा साथियों, जब बात होती है समाज के लिए कुछ करने की, तो आज हमने आपकी मुलाकात जिनसे करवाई है, आपका परिचय करवाया है, ये वो युवा साथी हैं जो हमारे समाज के उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जो अभी तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हमारे युवा साथियों को लगा कि उन्हें इसके लिए काम करना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, तो उन्होंने इसे एक मुहिम के रूप में बनाया। तो कैसे ये शुरुआत हुई और आज ये किस स्तर पर पहुंच चुकी है, ये सारी जानकारियां हम आपको देंगे। तो सबसे पहले राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक बहुत ही नेक काम किया और युवावस्था में आपने इस बारे में भी सोचा, तो ये कैसे शुरुआत हुई और आप क्या करते हैं? सबसे पहले मैं दूरदर्शन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक मौका दिया अपने काम को यहाँ प्रदर्शित करने का। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जब हम लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा काम करें। कोरोना था और हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट एकदम बंद थी, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज का भला हो। तो फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं, तो हमें एक नज़र आया कि एक ऐसा काम करते हैं जो पीढ़ियों को बदल दे। तो फिर हमने बच्चों को एजुकेट करने का सोचा। बच्चे भी वो वैसे थे जो समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर थे और जिनके परिवार का, उन बच्चों का शिक्षा को लेकर कोई भी सकारात्मक रवैया नहीं था, वो बहुत दूर थे, वंचित थे। हम लोग उनके पास गए, हमने कोशिश करी कि इन बच्चों को पढ़ाना है। तो कई बार निराशा हाथ लगी, उनके पेरेंट्स ने मना किया कि नहीं, हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ लिख के क्या कर लेंगे। आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो 2 दिन आएंगे फिर चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो नकारात्मक रवैये से हमसे बात हुई। देन हमने सोचा कि नहीं, हमें अब करना ही है, तो फिर कोशिश करनी, थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। धीरे धीरे 4-5 बच्चों से शुरुआत हुई थी इसकी 27 अक्टूबर 2020 को, और धीरे धीरे कारवां बना। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा आया, उन पेरेंट्स से हमने बात करी कि आपकी दिक्कतें क्या हैं, तो पेरेंट्स को समझाया, धीरे धीरे वो समझे, एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ। देन उसके बाद 5 बच्चे थे, आज काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने एक शुरुआत की, उसे एक कारवां बना दिया। शुरुआत कुछ बच्चों से हुई थी और उसके बाद उससे और भी बच्चे जुड़ते गए। तो जैसा आपने हमें बताया, उससे आगे की जानकारी हम लेंगे रमेश जी आपसे कि अब कितने बच्चे जुड़े हुए, जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ कितने संख्या में बच्चे हो चुके हैं? सेक्टर 18 में 90 बच्चे हैं और सेक्टर 26 में 30 बच्चे हैं। टोटल 130 बच्चे हैं हमारे पास अभी। तो राहुल जी, आपने शुरुआत तो कर दी थी, मतलब आपने सोचा 2020 में कि आपको ये शुरुआत करनी है, तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, वो आपको कहाँ से मिला? हाँ, पहले तो मतलब हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें लगता था कि इन बच्चों को कॉपी पेंसिल, दरी, एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड इसको अपन बोलते हैं, एक स्टैंड और मार्कर और कुछ रबर पेंसिल, तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था। और धीरे धीरे जब हम डेली वर्क करते हैं तो कई सारे लोग आए कि हम लोगों इन बच्चों के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो शुरुआत तो हम लोगों ने अपना फंड से करी थी कि
अपने जो भी सैलरी आती है उसमें कुछ परसेंट यहाँ भी आज भी करते हैं। लेकिन अब कई सारे लोग, समाज के कई सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि हम इन बच्चों के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, अगर पेंसिल है, पेपर है, पेन है, बोर्ड्स हैं या शूज़, तो बैग्स, टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें अब सारा समाज मिलकर इस काम को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। तो एक अच्छी शुरुआत हुई और आपसे लोग जुड़ते चले गए। तो जैसे आपने बताया फ़ंड की बात तो आपने हमें बताया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय को भी बहुत बड़ा धन कहा जाता है। तो इसमें दिन की बात करते हैं तो आप कितने घंटे उन बच्चों के साथ बिताते हैं? हम डेली 6 to 8 इन बच्चों को शाम को पढ़ाते हैं 2 घंटे। जब शुरुआत हुई थी तो कोविड था, उस टाइम हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट एकदम बंद थी। उस टाइम हम लोगों ने इनको 5-5 घंटे भी पढ़ाया, तो वो कनेक्शन वहीं से बिल्डअप हुआ। अब हम डेली उनको शाम को 6 से 8 पढ़ाते हैं, 7 दिन पढ़ाते हैं। मंडे से सैटरडे इनकी क्लासेस रहती हैं। संडे को कोई एक्टिविटी रखते हैं जिसमें बच्चे का अगर कोई डांस करता है, एक अच्छा सिंगर है या कोई भी एक्टिविटी है, उसके अंदर कुछ ऐसी कला है, तो हम उसको निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व विकास जिसे हम कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे ये भी सीख रहे हैं कि उनमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं और वो अपनी कौन सी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ आप उन्हें ये सब भी सिखा रहे हैं। तो रमेश जी, अब आप हमें ये बताइए कि जब बच्चे वहाँ रहते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए आप कितने लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं? 50+ लोग हैं हमारे पास मेंबर अभी। जी, तो आप इतने सारे लोग हैं जो उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब ये सेवा दे रहे हैं। तो उनसे भी हमारे उनके अनुभव हम जानने का प्रयास अब करते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने सर को तकरीबन 2 साल पहले ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने मतलब एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि सर से ही, टीम से ही, बच्चों से, मतलब मेरे को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। मतलब एक टाइप से मैंने एक कॉलेज सा हुआ, क्योंकि कॉलेज के साथ ही मैंने ज्वाइन किया। भाई लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों को हैंडल कैसे करना है, बच्चों को कैसे संभालना है, अकेले हो तो कैसे संभालना है, मतलब कोई अगर मान लो भी कोई आ भी जाता है तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। भाई मेरी एज के हिसाब से और जो टीचर हैं यहाँ पे जो भी है, मतलब उनसे बहुत चीज़ें मेरे को सीखने को मिलती है। तो एक्सपीरियंस मेरा पॉजिटिव ही रहा है यहाँ पे। जी, तो हमारे युवा साथी ने जैसे बताया कि जब वो इस टीम से जुड़े, मतलब इस मुहिम से जुड़े, बच्चों से जुड़े, तो उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। जैसा मैंने कहा था कि जब हम दूसरों को कुछ देते हैं या समाज के लिए कुछ करते हैं तो हमें भी बहुत कुछ लौट कर मिलता है, जैसा अभी हमारे युवा साथी ने बताया। और अनुभव की श्रृंखला को आगे भी जारी रखते हैं और जानते हैं कि हमारे युवा साथी और क्या बताना चाहते हैं। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर सुशील कुड़ी। इस चीज़ से मैं 2017 से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये जो गरीब बच्चे हैं, ये क्योंकि हम भी एक ऐसी क्लास से निकल के आए हैं, या हमारे आसपास ऐसा वातावरण रहता था, तो उन चीज़ों को देखते हुए पले बड़े हैं, या घर में कोई सेवा करते हुए, या परिवार वालों ने सेवा का भाव शुरू से ही पैदा कर दिया था। तो तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैं MBBS करता था। उसके बाद मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ RUHS मेडिकल कॉलेज से। तो वहाँ जब मैं आया तब मुझे ये दोस्त लोग मिले, ये युवा साथी, जो इस मुहिम से के तहत बच्चों को, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, उनको पढ़ा रहे थे और बहुत मतलब अपना जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे पूरी टीम के साथ। तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैं यहाँ जयपुर में आके भी उनके साथ जुड़ गया और लगातार इस कार्य को करने में जो सुकून मिलता है उसको हम बयां नहीं कर सकते, उसको कोई भी तराजू में हम तोल नहीं सकते, उसको बस महसूस किया जा सकता है। तो अभी हमारे युवा साथी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये काम किया समाज सेवा का, और इससे वो जुड़े, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए वो जुड़े, इस मुहिम में उन्हें काम करके कितना अच्छा लगा। तो युवा साथियों, इस तरह के जो प्रयास होते हैं उसमें आप सब भी जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं, तभी तो बनते हैं हमारे युवा नायक, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। तो ऐसे एक नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपसे अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आपने हमें बताया था कि आप शिक्षा के लिए भी काम करते आए हैं और साथ में आपने और तरह के भी उन्हें बातें सिखाई हैं कि कैसे उनमें क्या क्या टैलेंट है उसे भी पहचाना है। तो जब टैलेंट की बात आती है तो उससे अचीवमेंट भी जुड़ा होता है, तो क्या बच्चों के कुछ अचीवमेंट हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, जैसे अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था जहाँ पर जो ऐसे बच्चे थे उनको डांस का, सिंगिंग का एक कंपटीशन हुआ था। वहाँ पर हमारे वाले बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर सोलो में हमारी एक बच्ची 3rd आई थी
और ऑल ओवर राजस्थान था वो, और जो अपना एक सोलो ग्रुप डांस था उसके अंदर हम लोग सेकंड आए थे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि केवल पढ़ाई तक सीमित ना रहें, हम बच्चों के अंदर कोई एक्टिविटी है, कोई गाना अच्छा गाता है या कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई एक्ट करता है, कोई लिखता है, तो हम उन चीज़ों को भी निखारने की कोशिश हम लोग करते हैं, और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं अभी तक। जी, तो आपने बताया कि अचीवमेंट भी हुआ, आपने प्रयास भी किया। अब मन में एक सवाल ये भी आता है कि जब आप ऐसे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं जिन तक अभी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी, तो वहाँ पर तो हर उम्र के बच्चे होते होंगे, अलग अलग वर्ग के होते होंगे, तो आप उन्हें कैसे पढ़ा पाते हैं? मतलब क्लासेस तो सबकी अलग होती होंगी, लेकिन जब आप पढ़ाने जाते हैं तो कैसे आप उसे मेनटेन कर पाते हैं और कैसे मैनेज कर पाते हैं? स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जब वो बच्चे थे तो वो सारी, उनका एज अलग अलग थी, लेकिन उनकी मेंटल जो प्रेजेंट थी वो सबकी सेम थी। मतलब कोई 12 साल का बच्चा है उसको भी ABCD नहीं आती, कोई अगर 6 साल का उसको भी ABCD नहीं आती। तो स्टार्टिंग में 1-1.5 साल तो सबको साथ बिठा के पढ़ाया, उनकी बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग करवाई, ABCD हो गया, या ना लिखना पढ़ना बोलना। उसके बाद जब वो 2 साल हमको कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमने उनके सेक्शंस डिवाइड किए। जो फर्स्ट क्लास में है उनको फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन दिया, जो सेकंड में है, ऐसे सेक्शन डिवाइस किए। तो हम लोग अभी 5 सेक्शन में पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमने नवोदय की भी क्लासेस स्टार्ट करी हैं कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम नवोदय में जाएं, अब चाहेंगे तो वो नहीं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी उतने इतनी समझ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं अगर यहाँ से एक बच्चा भी नवोदय जाता है तो उसकी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। तो अभी नवोदय की पढ़ाई भी हमने स्टार्ट कराई है, होपफुली कि ऐसा हम चाहेंगे कि सारे के सारे बच्चे अगले साल नवोदय में सिलेक्शन लें। तो एक एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं, और पूरी क्लासेस का डिवाइड रहता है। हर टीचर का एक लेक्चर फिक्स रहता है, हाफ आवर का। वो टीचर आता है, अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है और वहाँ से जाता है। 15 डेज में एक टेस्ट होता है, मतलब एक संडे इनकी एक्टिविटी होती है, एक संडे टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो डिसाइड करते हैं कि बैच को शफल करना है। कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उसको फिर बैच में प्रमोट करते हैं, कोई अच्छा नहीं कर रहा तो उसको डिमोट करते हैं। फिर इस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं, और टेस्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड। तो उसको जो स्कूल्स में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ऐसा हम लोग देने की कोशिश करते हैं और उनका इनकरेज करते हैं। तो आपने जैसे बताया उससे तो यही महसूस हो रहा है कि स्कूल के दिनों में हम पहुंच गए, जिस तरीके से टेस्ट हुआ करते थे और कमज़ोर बच्चा कोई होता था उस पर ध्यान दिया जाता था, और जो अच्छे बच्चे होते थे उन्हें और आगे का पढ़ाया जाता था। तो ठीक वैसा ही आप बता रहे हैं। तो राहुल जी, जब बात ये हो रही है कि आपने हमें बताया कि आप इस तरीके से उन्हें पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाला माहौल आप दे रहे हैं, तो मन में ये सवाल आता है कि ये बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते हैं, या ये आप जो बचा हुआ समय होता है उनका स्कूल से आने के बाद का, उसमें उन्हें पढ़ाते हैं, या ये सब किस तरीके से होता है? पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब ये बच्चे स्कूल तो क्या, पढ़ाई से भी बहुत दूर थे। 1 साल इनको सिखाने के बाद हमने 14 अक्टूबर 2021 को इनके एडमिशन्स कराए थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो अब वो सारे बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और शाम को हम जैसे इनको पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, तो डेली 6 से 8 इनको हम वैसे जो भी इनके क्लासेस रहती हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। स्कूल सारे बच्चे जाते हैं, क्योंकि प्रमोट वहीं से होंगे। फर्स्ट से कोई सेकंड क्लास में आएगा, कोई 4th से 5th क्लास में आएगा, तो ये सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। और मेरे को एक बात बतानी है आपको, जैसे 5th बोर्ड था और 8th बोर्ड था। तो 5th बोर्ड में हमारे 5 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्ची थी जो अभी A+ ग्रेड लेके आई है, और एक 8th क्लास में बच्चा था जो A ग्रेड लेके आया। तो मतलब हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रही है हमारी पूरी टीम। तो पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम है जो आप कर रहे हैं, और ऐसे युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब उनके ही अनुभव हम लेते हैं। नमस्कार मैम, मैं तनु शर्मा। मैं यहाँ पर इस मुहिम से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। मैं एक स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, और मैं यहाँ के पीसफुल, यानी बिल्कुल मेरा माइंड बिल्कुल सेट हो जाता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम यहाँ के। तो अच्छा तो महसूस होता ही है, क्योंकि जब आप कुछ देते हैं तो आप तक भी लौट कर आता है। जैसे कहा जाता है कि जब आपके हाथ में फूल होगा तो महक भी आएगी, कुछ ऐसा ही होता है शिक्षा का दान भी। तो अनुभव और भी जानते हैं हमारे साथियों से। नमस्कार, मेरा नाम राम है। कहते हैं कि 1 साल की जो सोचते हैं वो धान बोते हैं, 5 साल की जो सोचते हैं वो आम बोते हैं, और जो दशकों की सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। शिक्षा वो माध्यम है जिससे इंसान बोए जा सकते हैं। और 4 साल पहले जो हम सब ने मिलकर ये मुहिम शुरुआत की थी, बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, जहाँ पर मुझे मेहनताने के रूप में सैलरी मिलती है जिससे मेरा घर चलता है, लेकिन मैं जब इन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसके बदले में मुझे सुकून मिलता है। धन्यवाद।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि शिक्षक तो आप हैं ही, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उन बच्चों के बारे में भी आप सोचते हैं जिन तक अभी शिक्षा नहीं पहुंच पाई थी, और आप अंधियारे को मिटा रहे हैं, जो अज्ञान का अंधियारा है, और उसे मिटाकर प्रकाश ला रहे हैं। अनुभव अब और भी हैं, तो जानते हैं हमारे युवा साथी अब और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। नमस्कार मैम, मेरा नाम विकास मीणा है, और जैसे कि अनुभव तो मैं क्या बताऊँ मैम, अनुभव मेरा बहुत ही ज़्यादा है इसमें, क्योंकि मेरी भी खुद की भी सोच थी कि ऐसे बच्चे जो अशिक्षित है, भीख मांगते हैं, उनको कुछ किया जाए इनके लिए। तो थैंक्स फॉर राम एंड राहुल सर, इन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की। तो मैं भी इनके साथ कम से कम 2 से 3 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी जो टीम है उनकी 2 बस्तियाँ चलती, 2 ब्रांच चलती है, सेक्टर 18 और सेक्टर 26 में। तो सेक्टर 26 मैं संभालता हूँ, तो वहाँ हमारे साथ अक्षर सर और सुमित सर भी डेली वहाँ पे आते हैं, 6 से 8 वहाँ हम पढ़ाते हैं रेगुलर। और जैसा कि हम पूरे दिन में मैं जितना मेरा खुद का भी एजुकेशन में खुद की पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो जो मैं पढ़ाई करने के बाद में जो 1-2 मैं शाम को पढ़ाने आता हूँ इनके बाद, तो मेरे जितने भी स्ट्रेस होता है तो सारा इनके साथ बच्चों के साथ पूरा ख़त्म हो जाता है मेरे स्ट्रेस। तो हमारी टीम का पूरा लक्ष्य ये है कि जयपुर में अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे जयपुर में हम पूरे बच्चों को शिक्षित कर सके और एक विकसित भारत की तरफ ले जा सके। धन्यवाद जी। तो युवा साथियों, आपने देखा कि कैसे एक सोच एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है, और ऐसी ही सोच आपको भी अपने में लेकर आनी है। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें अगर आप शिक्षित करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा काम उनके लिए आप कर सकते हैं, उनका संपूर्ण विकास आप कर सकते हैं, और उनके व्यक्तित्व का विकास भी आप कर सकते हैं। राहुल जी, जब बात आती है शिक्षा की, तो इसके साथ उनके व्यक्तित्व की विकास की बात भी आपने की, लेकिन ये सब करना आसान नहीं होता। मतलब कहना आसान होता है कि हम जाएं और बच्चों को पढ़ा दें, या फिर हम खुद भी सोचें, तो एक बार को सोचने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कौन कौन सी कठिनाई आपको महसूस हुई, और अब जो हमारे युवा साथी आना चाहते हैं, मतलब आपको देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके आसपास भी कुछ बच्चे हैं, उन्हें भी उनके लिए काम करना चाहिए, तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले कठिनाई जो सबसे बड़ी आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके साथ काम कर चुके हैं, ऐसी बस्तियां जाते हैं, लेकिन वो मेनली जब हम पहली बार गए थे तो उन्होंने हमको यही कहा कि आप भी आए हैं, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे। तो मतलब ऐसा उनके साथ कई बार हो चुका है, वो इस चीज़ को भुगत चुके हैं। तो पहली तो अगर कोई भी हमें देखकर चाहता है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाएं, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आपसे कि डेली जाएं, वीकेंड्स पे ना जाएं। सैटरडे संडे हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाकर कुछ विशेष हासिल नहीं कर सकते, तो 7 दिन क्लास लें। और दूसरी कठिनाई आती है कि इन बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इनके पेरेंट्स के पास ना किसी के पास आधार होता, ना पैन कार्ड, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो इनके एडमिशन कराने में बहुत दिक्कत आती है। साथ ही साथ इनके पेरेंट्स बच्चों को एक इनकम का सोर्स मानते हैं। जो कुछ बच्चे जैसे भीख मांग के लाए 100 रुपये 200 रुपये, तो उनके लिए अर्निंग होती है, तो उनको समझाना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। और समझाने के लिए हम लोगों ने उन पेरेंट्स के साथ बैठना चालू किया। मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने एक चाय पे चर्चा करके एक प्रोग्राम किया था, जहाँ पर हमने उनके पेरेंट्स से बात करी कि आपको क्या क्या दिक्कत हैं, क्योंकि उनसे किसी ने बात नहीं करी थी, केवल बच्चों को पढ़ाया था। तो जब उनसे बात करी, उनको पढ़ाने गए, तो पेरेंट्स ने बताया कि ये दिक्कत हैं, ये बच्चे हैं, आज हैं, कल हम यहाँ से चले जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, फिर आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो हम लोगों ने उनको रोक के रखा, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनी, समझी, उनके साथ चाय पीने का जो सफ़र स्टार्ट किया था, धीरे धीरे उनके साथ खाना खाया, उनके साथ जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, या किसी की शादी है तो उन प्रोग्राम्स में जाना चालू किया, उनके साथ बैठे, तो उनको लगा कि हाँ ये एक्चुअल में, क्योंकि आप केवल पढ़ा नहीं सकते, आपको इमोशनली टच होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी हमको देख के शुरुआत करना चाहता है, तो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, उनको समझे, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश ना कर सकता है तो कम से कम सुन ले, उनको अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक बार आप इंस्पायर महसूस कर रहे हैं तो कुछ दिन जाएं, उन्हें आशा दिखाएं, और फिर उसके बाद आप जाना बंद कर दें या कम कर दें, फिर उन्हें लगे कि पहले तो वो आ रहे थे और नहीं आ रहे हैं अब, तो ऐसा उन्हें हम ना दें। और साथ में आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्हें हमें दूसरा नहीं मानना है, मतलब उनके साथ भावनात्मक रूप पे जुड़ना है, और वो हमें हमारे परिवार की तरह ही लगे, हमारे परिवार का वो हिस्सा जिसे हमारी ज़रूरत है और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ मुझे अभी महसूस हुआ जब आपने बताया, और ऐसे ही शायद हम काम कर पाते हैं। एक बात मुझे याद आई मैम, जैसे जिन बच्चों के पेरेंट्स जो बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे, जब उनको इमोशनली टच हो गए, उनसे एक जुड़ाव हुआ, तो जब हम कोई फंक्शंस कराते हैं अपने 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो अब जो भी फंक्शन होता है तो उसमें
कई पेरेंट्स होते हैं जो 500 रुपये अपनी तरफ से डोनेट करते हैं ये बोल के कि बच्चों के लिए कॉपी पेंसिल ले लेना। तो हम उस बदलाव की ओर आए हैं कि जो बच्चे के पेरेंट्स उनको पढ़ाने नहीं देना चाहते थे, अब अपनी जो जितना भी वो कमाते हैं कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत उसमें से 500 रुपये अगर कोई दे रहा है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि हमने उनके अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करी है और इसमें हमारी पूरी टीम सफल भी हुई है। तो रमेश जी, जैसा सर ने भी बताया कि भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ रखा, तो बच्चों को पढ़ाई के साथ जैसा आप अपने साथ जोड़ने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करवाते हैं ताकि वो आपके साथ जुड़ें, आपसे दोस्तों की तरह महसूस करें और अपनी प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर कर सकें? हाँ मैम, उनको हमने एक्टिविटी बहुत सारी एक्टिविटी करवाई है उनको। अल्बर्ट हॉल हो गया, नाहरगढ़ हो गया, जैसे जूनागढ़ हो गया, और मूवीज़ भी दिखाई है हॉल में। तो आपके अनुभव कैसे रहे? अनुभव मैम बहुत अच्छा है मेरा। सुबह पहले मैं जॉब पे जाता हूँ, उसके बाद जैसे शाम को समय मिलता है उसके बाद मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। जो मेरी थकान महसूस होती है वो सही हो जाती है। तो जब हम अपनों के लिए, मतलब हम उन्हें अपना ही कह सकते हैं, हमारा वो हिस्सा जो अभी उन्हें अभी कुछ कम मिल पा रहा है, शिक्षा भी कम मिल पा रही है, उन्हें हम देने का प्रयास कर रहे हैं और जब हम दे रहे हैं तो हमें खुशी और सुकून मिल रहा है। तो राहुल जी, जब बात होती है बच्चों की एजुकेशन की, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर जीवन में उन्हें तरक्की करनी है तो उनके लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पहले की बात करते हैं कि जब आप शुरुआत में गए और अब जब इतने साल से वो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा को समझ रहे हैं, तो कौन सा बदलाव है जो आपको लगता है कि अब उन बच्चों में आ चुका है या फिर आप उनको देखते हैं तो खुशी महसूस होती है? जैसे सबसे पहले हम जब उनको पढ़ाने गए थे तो बच्चे आते ही नहीं थे, तो उनको लालच देना पड़ता था कि टॉफ़ी ले लो या कुछ खाने को लेके जाते थे, तो वो उसको देख के वो पढ़ने नहीं आते थे, कुछ खाने आते थे। लेकिन अब 4 साल में ये कंडीशन है मैम कि जैसे हमारी क्लास 6 बजे स्टार्ट होती है तो वो बच्चे 5:30 या पौने 6 बजे आके बैठते हैं। जो सेटअप है हमारा, और हमारा स्कूल सड़क किनारे है, तो जो भी बोर्ड्स हैं, स्टैंड्स हैं, दरी हैं या जो भी चीज़ है वो सारे बच्चे अपने झुग्गियों में लेके जाते हैं डेली, और 5:30 बजे वो लाके वापस उसको, जैसे हम 6 बजे पहुंचते तो हमें पूरा सेटअप मिलता है। तो वो बच्चे इतने लालायित हैं पढ़ने के लिए, जो संडे को भी हमसे बोलते हैं कि सर छुट्टी नहीं करनी है, हमें पढ़ना है। तो एक बदलाव हमने किया है कि एटलीस्ट वो पढ़ना चाहते हैं। और साथ के साथ जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ने के साथ साथ वो बच्चे ना, जैसे टीचर्स डे हो गया या किसी टीचर का बर्थडे है, मतलब उन हाथों ने हमेशा मांगना सीखा था। अब वो बच्चे जिस भी टीचर का बर्थडे होता है तो उसको अपने हाथों से गिफ्ट देते हैं। मतलब गिफ्ट भी ऐसे नहीं, मतलब किसी की फ़ोटो ली तो उस पर टी-शर्ट पे प्रिंट कराया, मतलब वो दुनियादारी भी सीख रहे हैं कि हम बच्चे नहीं हैं, हमें अपने टीचर्स के लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, हमारे लिए वो इतना कर रहे हैं। तो ये बदलाव हम लोग देखते हैं और आशा है कि सारे ही बच्चे अच्छा करें। अच्छा, तो राहुल जी, आपने जैसा हमें बताया कि बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो अब उन युवाओं के बारे में भी जानना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़े हैं। किस फील्ड से हैं? क्या सभी लोग शिक्षक ही हैं या अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं? मैं सबसे पहले दूरदर्शन के माध्यम से हमारी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो हम शायद आज भी 5-10 बच्चों को ही पढ़ा रहे होते। अगर आज हम 130 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं तो उसका कारण, उसकी एकमात्र वजह हमारी पूरी टीम है, जो बिना किसी, मतलब हम उनको कोई सैलरी नहीं देते। और दुनिया में सबसे मुश्किल टाइम है टाइम निकालना, और वो लोग डेली टाइम निकालते हैं। कोई 1 घंटे निकालता है तो 2 घंटे निकालता है और 7 दिन निकालते हैं। तो वो सारे लोग जो इस टीम से जुड़े हुए हैं या पहले कभी जुड़े हुए थे, अभी किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आप सब हैं तो ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और इस टीम के अंदर काफ़ी सारे प्रोफेशनल हैं, जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, कई टीचर्स हैं, कई स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मतलब कई स्टेशनर्स भी हमसे जुड़े हुए हैं, या बहुत कोई किसी का टेंट हाउस है वो भी हमसे जुड़ा हुआ है, अपने अपने तरीक़ों से मदद करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। 50+ मेंबर्स हैं अभी हमारी टीम के अंदर, जो समय आने पर जैसे आपको नज़र आ रहा है काफ़ी सारे आ जाएं। कई यहाँ से बाहर हैं तो किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसा आपने बताया राहुल जी और युवा साथियों, आपने भी देखा होगा कि अगर आप एक शुरुआत करते हैं, सोचते हैं समाज के किसी हिस्से के बारे में, आप किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चों से जुड़ा हो, युवाओं से जुड़ा हो या समाज का वो क्षेत्र जो अनछुआ रह जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको विचार करना होगा
शुरुआत करनी होगी, समय देना होगा और सबसे बड़ी बात कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है। हो सकता है कठिनाइयाँ बहुत सारी आएँ, जैसे आज भी हमने देखा कि पेरेंट्स चाहते नहीं थे शुरुआत में कि बच्चे एजुकेशन लें, लेकिन कोशिश की गई, बच्चों को बुलाया गया और सबको जोड़ते जोड़ते आज एक बहुत बड़ा कारवां बन गया है, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। और इसका श्रेय जाता है हमारे उन युवा साथियों को जो इस बारे में सोच पाए, अपने से निकलकर अपनों के बारे में सोच पाए, समाज के बारे में सोच पाए, तो आज मिसाल बने। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े राहुल जी, रमेश जी और हमारे वो सभी युवा साथी जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए काम कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।